हेलो नमस्कार। मेरा नाम अनिल सक्रावाल और कक्षा 12 के सिलेबस में डे 66 में है। जैसा कि इसमें हमने डे 65 में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कुछ इसका जनरल डिस्कशन हमने किया था, जिसमें हमने ओवरस्टेड के एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। करंट डायरेक्शन की बात की थी कि करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी डायरेक्शन सर्कुलर पाथ पे होगी उसके चारों, और उसको फाइंड आउट करने के लिए दो नियम है। पेज का नियम भी एक अपन ने एक ही बात की थी, जो राइट हैंड थंब रूल है कि अगर चालक में करंट जो फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर अंगूठे को रखे तो उंगलियों का घुमाव जिस डायरेक्शन में होगा वो वहां मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चुंबकीय बल की। चुंबकीय बल से ही हम चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करेंगे। वैसे चुंबकीय क्षेत्र है इससे पहले टॉपिक, लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए नॉर्मल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वो पार्ट जिसमें उसका प्रभाव रहता है वो विद्युत क्षेत्र होता है। वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र दो कारणों से होता है, करंट से भी होता है और मैग्नेट से भी होता है। चुंबक से सामान्य हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जितने पार्ट में उस चुंबक का प्रभाव रहेगा, कोई जो आयरन मटेरियल है उसको वो अट्रैक्ट करेगा, उतने पार्ट में क्या रहेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। लेकिन जैसे वहां हमने एफ ई को डिफाइन किया था एफ अपॉन क्यू नॉट में, और एफ को डिफाइन किया था क्यू नॉट इंटू ई विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में, वैसे ही यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को भी चुंबकीय बल के रूप में परिभाषित करते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल के रूप में। तो पहले चुंबकीय बल की बात करें, चुंबकीय बल क्या होता है। कोई भी आवेश है जब उसको गति करवाते हैं तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति कर रहा है, किसी भी कोण पर गति कर रहा है, तो वो एक बल महसूस करता है जिसे चुंबकीय बल कहते हैं। अब उसका जो मान है इसके लिए क्यू अपने पास क्या है, यहाँ क्यू आवेश है, किस वेग से गति कर रहे हैं, v वेग से गति कर रहा है, और किसमें v वेग से b चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो तो उस पर बल, इसको डिफाइन करते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी लिख देते हैं। बी क्रॉस बी क्योंकि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, सदिश गुण है, क्योंकि F हमें पता है सदिश राशि बल किसी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन की बात करेंगे वाले, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि थीटा जो है वो किस किस के बीच में है, V और B के बीच में, ये बात ध्यान रखिए। थीटा जो है यहाँ, थीटा जो कोण है वो किसके बीच में है, V व B के मध्य कोण है। ये तो एक इसकी बात, चुंबकीय बल की बात। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा की फॉर्म में इसको दिया जाता है, और Q यहाँ चार्ज है, V जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल, और B वहां मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा जो है V और B के बीच में कोण है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आगे कई बार यूज करेंगे, वैसे हम फिर भी सारी बात देख रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको किस फॉर्म में, बल की फॉर्म में ही डिफाइन किया जाता है, क्योंकि अगर थीटा मान लो 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब हो गया चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उसके समांतर ही क्या हो रहा है, कण गति कर रहा है, तो उसी स्थिति में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी और थीटा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 होता है। तो उस स्थिति में चार्ज पार्टिकल है उस पर कोई भी बल जो है वो कार्य नहीं करेगा, और वो बिना डिफ्लेक्ट हुए और स्ट्रेट पाथ पे गति करेगा, सीधी रेखा में गति करता हुआ चला जाएगा। उसी तरह अगर 180 डिग्री ले अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और दूसरी साइड से गति करता हुआ आ रहा है पार्टिकल,
प्रति समांतर की स्थिति कहते हैं इसे, तो भी क्या कंडीशन होगी, तो भी sin 180 भी 0 होता है, तो भी इस पे कोई बल कार्य नहीं करेगा। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले तो sin 90 मैक्सिमम होता है, 1 होता है, तो sin 90 मैक्सिमम की कंडीशन में कितना मैक्सिमम बल इस पे कार्य करेगा। तो हम किस फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकते हैं? एक बात तो ये कि बल की फॉर्म में इसको डिफाइन करते हैं। फॉर्मूला महत्वपूर्ण, आप इसका ध्यान रखें, आगे हम इसका यूज करेंगे। जो कंडीशंस हमने बात की है इनका, थीटा का, इनका भी यूज करेंगे। और एक बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको वो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों कंडीशन में हो सकता है। उसकी डायरेक्शन हमने देखी थी, काफी 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। तो उसको कैसे शो किया जाता है वो हमने क्रॉस और डॉट के रूप में यूज किया था। क्रॉस क्या होता है, कब लेते हैं क्रॉस? क्रॉस की स्थिति, इसके लिए मैंने बताया था कि आप एरो ध्यान रख सकते हैं, तीर ध्यान रख सकते हैं कि तीर अगर अंदर जा रहा है तो ही ये क्रॉस वाला पार्ट हमें पीछे का दिखाई देगा। इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी अब आगे हम इसका इतना ज्यादा यूज करने वाले हैं कि ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये ऐसा होता है कि तो हमें पीछे का जो पार्ट है वो क्रॉस टाइप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कब दिखाई दे रहा है, जब ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको ऐसे बनाया गया है। अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑल्सो इनवर्ड टू सरफेस के अंदर की ओर है। दूसरा, बाहर की ओर ले जाए तो क्या दिखाई दे रहा है, मार्कर का डॉट दिखाई दे रहा है। इसका हम उसको किससे शो करेंगे, डॉट से शो करेंगे। तो आगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे तो डॉट क्रॉस के रूप में ही शो करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आगे डेरिवेशन सोल्व करेंगे। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं। फोर्स की ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से देखें, यदि बी को तो हमें डिफाइन करना है, किसके रूप में, एफ के रूप में डिफाइन करना है, तो बाकी वैल्यूज को हम क्या कर दें, 1 1 1 कर दें, और वही क्या हो जाएगी, वो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। यानी अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए आप कहा जाए एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में, तो फिर आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, न कि वो कि कोई भी मैग्नेट है या चुंबक है या कोई भी कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके चारों का जो पार्ट है जिसमें उसका इफेक्ट रहता है, उस फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे। तो यदि क्या क्या वैल्यू लेंगे, सबसे पहली बात तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे, 90 डिग्री, इसको 1 करना है। अब देखो 1 करने के लिए अपने आप याद हो जाएगा क्या क्या डेफिनेशन है, ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो sin 90 क्या हो गया, 1 हो गया। Q इज इक्वल टू क्या हो, 1 कर रहे तो 1 कूलाम चार्ज है, कूलाम में आ जाएगा। और v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, तो क्या आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। वैसे ये सारी इसकी बेसिक बात है, 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अगर ये सारी कंडीशंस आप इसी क्वेश्चन फर्स्ट में अप्लाई करें, देन बाय क्वेश्चन फर्स्ट F विल बी मैक्सिमम, फर्स्ट के बाद कंडीशन तो F क्या होगा, मैक्सिमम होगा। Q1 हो गया, V1 हो गया, sin थीटा 1 हो गया, हो गया सारी वैल्यू 1। तो क्या बचा, B बचा। इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र को अधिकतम बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कब, जब एक कूलाम आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर, यानी क्या, लंबवत प्रवेश करता हो या लंबवत गति करता हो। ये होगा इसकी परिभाषा। सिस्टमेटिक लिख लिए तो भी वही बात है, ये बात लिखनी है हमें कि चुंबकीय क्षेत्र को उस अधिकतम चुंबकीय बल के रूप में परिभाषित किया जाता है जब एक कूलाम आवेश युक्त कण 1 मीटर पर सेकंड वेग से या इकाई वेग से चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है। ये बात इसकी हम डिफाइन करेंगे। अब आगे बात मैग्नेटिक फील्ड की, बी की बात करें। इसके लिए कुछ वर्ड यूज करेंगे हम आगे भी, और कहीं कुछ यूज कर लेंगे, कहीं कुछ यूज कर लेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखें। जैसे विद्युत क्षेत्र लिख देते हम और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब एक ही बात करना। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र वर्ड तो हम इसके लिए यूज कर ही रखे हैं। दूसरा वर्ड इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यूज करते हैं।
इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं चुंबकीय प्रेरण, ये जरूर आप ध्यान रखिए, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण लिख देते हैं बुक्स के अंदर, एक चुंबकीय क्षेत्र सदिश लिख देते हैं, सदिश राशि है तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश भी लिख देते हैं। तो ये सारे अगर कुछ भी लिखा हो इनमें से, चुंबकीय क्षेत्र सदिश लिखा हो, चुंबकीय प्रेरण लिखा हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखी हो, चुंबकीय क्षेत्र लिखा हो, तो इसका मतलब वहां बी की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। बात आती है इसके मात्रक की, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, इसका मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा साइंटिस्ट के नाम पर इसका मात्रक लेते हैं टेस्ला, टेस्ला, और इसको लिख देते हैं कैपिटल टी से, ये भी आप ध्यान रखें। इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसे यूनिट सिस्टम है, एमकेएस पद्धति, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको क्या लिख देते हैं, टेस्ला लिख देते हैं। सीजीएस पद्धति में जो वेबर होता है उसको मैक्सवेल में कन्वर्ट कर देते हैं, मैक्सवेल भी साइंटिस्ट का नाम है, तो उसके नाम पे उसको वेबर को किस में लिख देते हैं, मैक्सवेल में लिख देते हैं। तो इसी को, ये कौन सी पद्धति है, ये ऐसा यूनिट सिस्टम है एमकेएस। सीजीएस में अगर लिखा जाए तो इसी को लिख देंगे क्या, वेबर को लिख देंगे मैक्सवेल, और मीटर किस में बदल जाता है, सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर होता है, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरा इसमें इसका जो मात्रक है वो, एक मात्रक और भी है, वो है गाउस, गाउस, गाउस बीसी का मात्रक है। और ये ध्यान रखें भी आप, ये न्यूमेरिकल में इस बात का जरूर यूज होगा गाउस का, इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। एक टेस्ला जो होते हैं वो 10 की पावर 4 गाउस के बराबर होता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर गाउस में दिया गया है तो उसको टेस्ला में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये आ गई, ये इसमें रिलेशन आ गया, ये ध्यान रखिए गाउस में दे रखा है तो आपको उसको टेस्ला में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मात्रक का ध्यान रखिए, नॉर्मली मात्रक टेस्ला ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो टेस्ला आप ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो कंपटीशन वगैरह में ये पूछ लेते हैं कोई तो वहां आप इनका नोट कर सकते हो इनके बारे में, तो फ्यूचर के लिए आपके काम आ जाएगी चीजें। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है बायो सावर्ट वैल्यू। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एक जरूर, और उस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया अपने पास, वो है बायो सावर्ट वैल्यू। नियम है, जैसे हमने गाउस का नियम पढ़ा था वैसे नियम है ये, उसके अकॉर्डिंग फिर उसके एप्लीकेशन है, और जो एप्लीकेशन है वो डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन में से कोई ना कोई डेरिवेशन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और भी आगे टॉपिक काफी है इसके अंदर, लेकिन जब हम बड़े क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की बात तो जैसे हमने करी अभी तक जितना हमने पढ़ा है 2 क्लासेस में, पिछली में, और अब जो चल रहा है तो उसके अंदर जैसे मात्रक वगैरह है ये भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर जरूर लगभग पूछी ली जाती है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन का कोई मैटर हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए पहला टॉपिक शुरू हो रहा है। जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बड़े क्वेश्चन की, उनमें पहला टॉपिक है बायो सावर्ट का। बायो सावर्ट्स लॉ, बायो सावर्ट साइंटिस्ट के नाम है, इन्हीं के नाम पर है। क्या दिया था इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए नियम दिया था कि अगर किसी भी कंडक्टर में, पहले बात कर चुके हैं कि चालक में धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, हमने केवल दिशा की बात की थी। अब हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, किस पॉइंट पर, कितनी डिस्टेंस पे कितना होगा, उसके लिए बायो सावर्ट ने नियम दिया, उसके बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। किसके लिए, किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए दिया गया नियम है। अब ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें करंट प्रवाहित हो रहा है आई, इसके लिए इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, एल हो सकती है, हम इसके लिए अल्पांश ले लें, स्मॉल एलिमेंट ले लें डीएल,
जिसके कारण पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम सोल्व करेंगे डेरिवेशन वगैरह, तो सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट के लिए सोल्व करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पार्ट जो हमेशा हम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग कि पूरी वायर जो कितनी भी लंबी कितनी भी लेंथ हो सकती है, तो सभी में ही हम नॉर्मल एक ही मेथड यूज करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट के लिए सोल्व कर लेते हैं थोड़ी वैल्यू के लिए, फिर जितनी है जैसी है उसके अकॉर्डिंग उसमें लिमिट पुट करके और इंटीग्रेशन फॉर्म यूज करते हैं। यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जहां पर हमें क्या करना है, B की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ स्मॉल एलिमेंट के कारण अगर बात करें तो यहाँ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा होगा, इसलिए उसको dB से शो कर सकते हैं। dl और r के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो यहां किस किस पर निर्भर करता है इसका मान, इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार dB का जो मान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I करंट पे डिपेंड करेगा कि करंट अगर ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। दूसरी बात L5 पे डिपेंड करेगा, थोड़े पार्ट के लिए निकाल रहे हैं थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ज्यादा के लिए पूरी वायर के लिए निकाल रहे हैं तो कंप्लीट आएगा। और थीटा पे भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो साइन थीटा। और हमेशा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई भी फोर्स ले अपन, ग्रेविटेशनल फोर्स, सब जो है वो हमेशा क्या होते हैं, ये बात कर चुके हैं, यूनिवर्सल लो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आर स्क्वायर की क्या है, विद का अनुपाती है। अतः सभी को एक साथ लिख दें अपने, तो क्या लिख सकते हैं, dB समानुपाती I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक बात आप ध्यान रखें यहाँ, थीटा नॉर्मल, थीटा जब लेते हैं हमेशा कोण जो होता है वो दो वैल्यू के बीच में बनता है, दो जो दिशाएं हम के बीच में बनता है, दो दिशाएं दो अलग अलग वैल्यूज को डिनोट करती हैं। अब यहाँ आप ये जरूर ध्यान रखें, सबसे बड़ी गलती कि यहाँ I dl के साथ साइन थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि थीटा जो है बिटवीन I एंड dl है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। क्योंकि I क्या है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है और अदिश राशि कोण नहीं बनाती है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन ही नहीं है, तो फिर कोण कैसे बनेगा। तो अब बात आ गई, तो कोण किस किस के बीच में है। कोण वैसे वहां हमने लिख दिया है कि R जो वो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट वेक्टर होगा। ये अदिश राशि है, जब सदिश में शो करेंगे तो क्या शो करेंगे, R कैप शो करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या लगा देते हैं, R कैप लगा देते हैं। तो ये कोण जो किसके बीच में है, dl के बीच में, dl L5, और R सदिश जो है उसके इकाई सदिश के बीच में, यानी R वेक्टर और किसके बीच में, dl वेक्टर के बीच में ये कोण है, ये जरूर आप ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ थीटा जो किसके मध्य है, थीटा dl व r के मध्य है। हमने स्केलर लिख रखा है तो भी आप ध्यान रखें, वेक्टर लिखेंगे तो पूरी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, dB इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ जो नियतांक लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन फॉर्म B कुल मान निकालना, कुल चुंबकीय क्षेत्र B फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते थे हम, वैसे इन दोनों की जरूरत रहेगी, ये लिख लेंगे हम फॉर्मूला। जब भी आपको कहा जाए बायो सावर्ट का नियम लिखिए तथा आगे फिर आगे इसमें डेरिवेशन करवाया जाएगा, तो आपको ज्यादा इतना बताने की जरूरत नहीं है। आधे नंबर में एक नंबर में पूछा जाता है, तो आप केवल इतना बताना, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी धारा चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसके अनुसार dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, यानी यही बेसिक इक्वेशन है ये, और यही आपको केवल आप इतना भी लिख देंगे यही सही है। B इज इक्वल टू अगर लें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दें, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे क्या आएगी, वैल्यू सब में अलग अलग आएंगी,
उसके अनुसार हम इसको सोल्व करेंगे। आप इसे ऐसे शो कर सकते हैं। अब बात आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट नंबर है, पाई 22/7 3.14 है। म्यू नॉट क्या है यहाँ या म्यू नॉट जो है उसकी वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब इसकी मात्रक निकाल लो, याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका मात्रक निकाल लो तो म्यू नॉट को इधर रखेंगे, सब वैल्यू इधर ले जाएंगे। बी का मात्रक क्या है, टेस्ला, और आर इधर आगे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड आई का मात्रक क्या है, एम्पियर, डीएल क्या है, लेंथ, L5 मीटर, साइन थीटा तो कांस्टेंट है, नंबर आएगा कोई ना कोई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मात्रक क्या बचा, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। एक बात है। दूसरी बात है क्या, जैसे एप्सिलॉन नॉट था, जैसे एप्सिलॉन नॉट था वैसे ही क्या है, म्यू नॉट है, वैसे ही म्यू नॉट है। इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, वैसे ये क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं इसे। म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं इसे, या बुक्स में इसको चुंबकीय पारगम्यता भी लिखा मिल जाएगा। अब आते हैं इसको और व्यक्त करने की बात, इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर है ये, इसलिए वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं सदिश रूप में। सदिश रूप में क्या आएगा, db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, idl sin थीटा एज इट इज आ जाएगा अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा इनटू r कैप आ जाएगा। अगर सदिश फॉर्म में खा जाए तो हो गई सदिश फॉर्म। अब कहें भी कन्वर्ट और भी किया जा सकता है, जो हमें पता है वो बातें और अप्लाई करते हैं इसके अंदर। वी नो दैट r कैप इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ r अपॉन मोड ऑफ r। ये इकाई सदिश की परिभाषा है, यूज कर चुके हैं पहले, काफी बार यूज कर लिया हमने। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाई r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r। तो इसको r क्यूब की फॉर्म में, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र में भी ली थी ये बात, कूलॉम के नियम में भी हमने ली थी कि q क्यूब अपॉन r स्क्वायर डॉट r कैप को हमने r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r लिखा था। तो वैसे यहाँ पर भी क्या इसको क्यूब की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है। इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा, तो यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा। अब देखो, अब एंगल किसके बीच में, डीएल और आर वेक्टर के, पता चलेगा कौन किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में पड़ने वाला कौन है। देन डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, या इसे ऐसे लिखा जा सकता है db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, और इसको लिखा जा सकता है dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि वही आएगा dl क्रॉस आर क्या होगा, a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा, वही आ जाएगा a साइन। तो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। बाकी अपने कोई ज्यादा काम ये कुछ भी नहीं आने वाली है। आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, क्वेश्चन हमेशा आएगा तो सबसे पहली लाइन ये लिखी होगी बायो सावर्ट का नियम क्या है, उसके बाद लिखा होगा धारावाही चालक तार में के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या किसी ये वर्ताकार कुंडली के कारण ज्ञात कीजिए, या वर्ताकार धारावाही पाश के कारण, लूप के कारण एक टॉपिक है। इस तरह लगभग 3 टॉपिक है इसके अंदर जिनको हम सोल्व करेंगे। तो सभी में क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, वो 3 नंबर का या 2.5 नंबर का डेरिवेशन आपको पूछ लिया जाएगा, उसके साथ डेफिनेशन पूछ जाएगी। तो डेफिनेशन में आपको आधे नंबर में 1 नंबर पूछ जाए तो इतना कुछ भी नहीं बताना है। ये सब चीजें हमारी जानकारी के लिए नोट जरूर आप लोग कर ले, नोट्स बनाए तब लिख ले अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप कोई वहां ये कहा जाए बायो सावर्ट का नियम क्या है, तो आप सीधा ये लाइन में लिख सकते हैं, बायो सावर्ट के नियम के अनुसार dv is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। आपके नंबर नहीं कटेंगे।
ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स कितना है 1/2, 1 मार्क्स में 1 से 13 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मात्रक लिखो, विमान, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, या कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, आधी लाइन का कोई फॉर्मूला पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक लाइन के क्वेश्चन रहते हैं, तो 1 नंबर तक बात पूछी गई है तो इसका मतलब आप उसको शॉर्ट में क्लियर कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे। देखो अब यहाँ एक बात और कर लेते हैं अभी, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4π×10⁻⁷ है, जब यहाँ पुट करेंगे 4π से 4π कट गया, तो डायरेक्ट आप एक बात ध्यान रखो, म्यू नॉट अपॉन 4π का मतलब क्या है, 10⁻⁷ है। न्यूमेरिकल में हम इसका यूज करेंगे, तब आप इसको ध्यान रखें। इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेशन शुरू करेंगे और फिर उनमें चर्चा करेंगे कि कैसे बायो-सावर्ट के नियम का उपयोग जो है वो किया जाता है। थोड़ा प्रैक्टिस आप इनकी जरूर करें, बिना प्रैक्टिस दिक्कत आ सकती है। समझ लें अच्छी तरह से, लिख लें, नोट्स खुद बना ले तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ ज्यादा आलसी प्रवृत्ति के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए मैंने नोट्स खुद बढ़ा दिए हैं 1 से 8 चैप्टर के, और इस वीडियो में भी लिंक डाल देता हूं मैं, तो आप वहां से वो आप बाय स्पीड पोस्ट कोरियर जैसे भी भेजें, आप वो अपने घर मंगवा सकते हैं। तो उसके अंदर भी सिस्टमेटिक वही वीडियोस आप देख लें और नोट से आप समझ लें, साथ में प्रैक्टिस कर लें और खुद बढ़ाएं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में।